कर रहे हैं अपने एक मैट का सम है। ये मैट का एक बड़ा सा सम है, इसमें से ही सारा चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मैं अपना फॉरेस्ट पे ऑन कर लिया मैंने। अच्छा, प्रॉफिट एज़ पर P&L क्या है अपना? हाँ, प्रॉफिट एज़ पर P&L दिया हुआ है एंड P&L 2,15,000 दिया है। ठीक है, 2,15,000 का हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। हमने जब भी मैट का बुक प्रॉफिट निकालना होता है तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम लोग बुक प्रॉफिट निकालने के लिए एज़ पर P&L जो भी प्रॉफिट होता है वो स्टार्ट उसी से, वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। प्रॉफिट किसका लेंगे हम लोग? किसका प्रॉफिट लेंगे? कंपनीज एक्ट का एज़ पर P&L का शेड्यूल 3 वाला, तो वही दिया है उसने, हमने ले लिया। वही 215 दिया हुआ, इसमें सारे एडजस्टमेंट्स करने होंगे। सबसे पहले अपने बोल रहा है कि इसमें इंक्लूडेड है कुछ आइटम P&L के। क्या क्या आइटम क्रेडिटेड? क्या चीज़ है? डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनीज़ 20 रुपीज़ का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑलरेडी इंक्लूसिव है, इसमें डाला हुआ है 20 का, ये डाला रहने देंगे। और अगर इसके अगेंस्ट अगर वो यहाँ पर लिखा होता है कि डिविडेंड एक्सपेंस है, अगर वहाँ लिखा होता है डिविडेंड एक्सपेंस है, या फिर आपने प्रोविज़न फॉर डिविडेंड है, प्रोविज़न है डिविडेंड का, ये सारा अगर एक्सपेंस नेचर की चीज़ें होती है ना, तो हम उसको ऐड बैक कर लेते हैं, कि हम इसको डिसअलाउ कर लेते हैं। ठीक है ना? मुझे थोड़ा गंदा हो गया मेरे से, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये सारी चीज़ों का भी उड़ाएंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही उड़ गया। ओके, तो हम लोग बोलते हैं ये सारी चीज़ें जो है अपने 215 से सारा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा क्या होता है कि नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि तो ये इंक्लूसिव ही रहना चाहिए 20, तो 215 हमारा एक फ़ाइनल अमाउंट यहाँ पर आया। उसके बाद एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ₹30 लाख का। क्या हो रहा है? आपको एक एक्सेस रियलाइजेशन हुआ है किस चीज़ पे? लैंड का सेल होने पे, और ये 30 लाख रुपए है। तो हमने कहीं पर पढ़ा था इतना सारा, हमने मैट का प्रोविज़न पढ़ा कि हम आईफोर्स का इनकम होता है, या फिर एचपी का इनकम होता है, या फिर कैपिटल गेंस का इनकम होता है, उसको रिड्यूस कर लेंगे, कहीं बोला था? बोला नहीं था। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अपने स्मार्टनेस अपने जेब में रखेंगे, और ये वाला चीज़ को अपने इग्नोर मारेंगे। ठीक है, ये सारे एक्सेस ऑफ इनकम जो भी था, ये 30 लाख का, ये इसमें इंक्लूसिव है, रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अभी तक हमने इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, डिविडेंड वाले पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूसिव है, रहने देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ऑन सेल क्या है? आपने इक्विटी शेयर ऑन सिक्योरिटी, वही सेम चीज़, कुछ नहीं करेंगे। ट्रांजेक्शन टैक्स वॉज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ, क्या चीज़ का ये? अच्छा, इन्होंने फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का ही वाला पॉइंट दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपने दिया हुआ एक्विजिशन के लिए। ठीक है, हम बहुत खुश हो गए, आपने ऐसा काम किया। आपको 100 क्या था, क्या सेक्शन क्या था, एक सेकंड को, 112A मिल जाएगा, है ना? उसमें STT पेड होने पे हम आपको अलाउ करते थे ना, 112A भी अलाउ करते हैं अगर शॉर्ट टर्म हुआ, तो 111A भी अलाउ करते हैं। वही 10% वाला टैक्स रेट था। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करेंगे नेक्स्ट? तो ये वाला तो वही चीज़ का ट्रांजेक्शन, इसलिए इसको छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI। हमने कहीं पढ़ा था कि यूनिट्स ऑफ UTI का हम क्या करेंगे? इनकम को ऐड बैक कर लेंगे, या फिर रिड्यूस कर लेंगे, कुछ भी ऐसी बकवास चीज़ तो नहीं पढ़ा था, तो इसको हम लोग वहीं दे देंगे। ठीक है, यानी इस पर हम टैक्स लेंगे, बुक प्रॉफिट में ये टैक्सेबल होगा, यानी इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये क्रॉस इसलिए मारा है कि इन लोगों का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद अपना क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट्स एस्टैब्लिश स्पेशल इकोनॉमिक SEZ में कोई भी यूनिट्स है, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा, सेम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टैक्सेबल है, इंक्लूसिव है, टैक्सेबल ही रहेगा। शेयर ऑफ इनकम AOPBY एज अ मेंबर, हमने ये पढ़ा था, ये हम रिड्यूस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका इनकम जो था ना, वो MMR पे ये लोग टैक्स देते हैं, तो इसलिए उसका जो मेंबर को इनकम मिलता है ना, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम का मुझे सेक्शन तो नहीं पता, बट हाँ, सेक्शन 10 का ही कुछ है, एग्जाम्शन है, तो ये वाला चीज़ के लिए ऊपर हमने रिड्यूस करना है। तो एक पहला आइटम हमें मिला है जो रिड्यूस करना, बाकी सारे पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं ना, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं ये वाला पेन लेती हूँ, और हम इसमें बोलते हैं कि इसमें पहला रिड्यूस हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, 215 लाख है, ये भी लाख है। ठीक है, 1 लाख और 215 लैक्स। उसके बाद डेबिट क्या कर लिया आपने? प्रोविज़न फॉर लॉस ऑन सब्सिडी, डेबिट है, यानी कि उसमें इंक्लूसिव है, और लॉस ऑफ सब्सिडी जो था हमने बोला था ना, इसको ऐड बैक कर लेंगे, 0.85 हम ऐड बैक कर लेंगे, 0.85 कुछ ज़्यादा, 0.85 लैक्स होगा। ठीक है, 0.8 लिख दिया मैंने, 0.85 लैक्स हम इसको ऐड बैक कर लिया। फिर प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स डिमांड, PFT रहता तो हाँ, हम लोग ऐड बैक कर लेंगे,
ठीक है। अगर यहाँ पेनल्टी होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। डेप्रिसिएशन हुआ है एज़ पर इनकम टैक्स तो बोला नहीं है, तो हम सोचेंगे पी&एल का ही है तो पी&एल का ही होगा, तो इसको हम पूरा ऐड बैक कर लेंगे। कुछ ज़्यादा ही अमाउंट है क्योंकि मैंने ही इसको बनाया सम को, 100 लाख हमने ऐड बैक कर लिया। फिर 5-6 सम का ये कंपाइलर है, तो मुझे 5-6 सम नहीं बनाने का फुर्सत मिल जाता उसके लिए, तो ये अमाउंट कुछ ज़्यादा हो गया। 100 लाख रुपये का आपका डेप्रिसिएशन एज़ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या पी&एल, तो हम इसलिए उसको ऐड बैक कर लिया। हम इस पर टू द एक्सटेंट ऑफ का रिवैल्यूएशन वाला था ना, उसको हम माइनस करने के बाद इसको रिड्यूस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड टू बायर्स, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2023 फॉर एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपने ये डेबिट किया हुआ है। कोई भी आपने एक इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया है, किसको, इंटरेस्ट आपने डेबिट किया है यानी इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है। तो उसके बाद अपने यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड टू बायर्स मतलब क्या होता है कि मेरा कोई बायर ने मुझे एडवांस दे दिया और उसके चक्कर में मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो मैं जब उसको इंटरेस्ट पे कर रही हूँ ना, 31 मार्च 2023 का ये एक्सपेंस था, इंटरेस्ट एक्सपेंस था मेरे लिए। मैं उसको क्लेम की 1 लाख रुपीज़ अपना पीजीबीपी में एक्सपेंस दिखा दी, मैंने डेबिट कर लिया ना उसको एक्सपेंस में। लेकिन उसमें क्या हो गया कि मैंने TDS नहीं काटा है और अप्रैल 23 आ गया, आपने डिडक्ट नहीं किया अगर TDS, तो हम क्या बोलते हैं 40A(1)(a) आता है इन केस ऑफ रेसिडेंट, क्योंकि NR वर्ड दिया नहीं इसलिए हम रेसिडेंट वाला लगाएंगे और इनको 30% डिसअलाउ कर लेंगे। ये तभी होता है जब आप पीजीबीपी की अकाउंटिंग करते हैं, मैट वाले में ये अकाउंटिंग नहीं होता। एंड वॉज डिपॉजिटेड ऑन 31 जुलाई 2023, तो डिपॉजिट कर लिया आपने ऑन टाइम, लेकिन आपने डिडक्ट नहीं किया ना, तो इस वाले के साथ 40(1)(a) लगेगा। हाँ, अगर इसमें 43B लगने का वाला होता ना, तो आपने जब डिपॉजिट कर लिया हम आपको मान लेते फिर भी कि आपने डिडक्ट एंड डिपॉजिट अप टू ROI किया है। अगर अप टू ROI अगर 43B में करते ना, तो हम आपका ये चीज़ अलाउ कर लेते, ठीक है। बट हम 40A(1)(a) इतना इतना फ्री नहीं है। वो बोलते हैं कि आपको अप टू 31 मार्च आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, 31 मार्च ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड वाले ईयर, और आपको इसको क्या बोलते हैं उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इसको अप टू ROI, ठीक है। ये ऐसा बोलता था ये इसलिए पीजीबीपी में ये 30% डिसअलाउ होगा, मैट में कुछ नहीं होगा। रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये डेबिट में आपने कुछ एक रिज़र्व डाल दिया है। रिज़र्व यानी प्रोविज़न बोल दो आप, या फिर आप ऐसा कोई भी रिज़र्व डाल दो, या फिर आप ऐसा कोई भी नोशनल लॉस डाल दो। ये सारी चीज़ें को हम क्या करते थे, ऐड बैक कर लेते थे, तो ये भी ऐड बैक कर लेंगे। ऐड बैक कितना करेंगे, 0.5 लाख यानी 50,000 रुपीज़। ये हम अभी रेड और ब्लू पेन से हम मैट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये इसमें तो और भी मैंने गंदा किया ही हुआ है।